नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी। हम आज मध्य प्रदेश के इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम मुगल काल को डिस्कस करेंगे, यानी मध्य प्रदेश में हम मुगल काल को अब देखेंगे। इसके पहली क्लासों में आपने देखा होगा तो हमने दिल्ली सल्तनत का जो प्रभाव मध्य प्रदेश पे पड़ा वो देखा, यानी दिल्ली सल्तनत में जो 5 वंश थे वो भी हमने सब मध्य प्रदेश के संदर्भ में डिस्कस कर लिए हैं। इसके साथ ही मालवा में जो मुस्लिम स्वतंत्र सल्तनत थी वो भी डिस्कस किया है, यानी मालवा में हमने गौरी वंश को, और इसके साथ साथ मालवा में ही खिलजी वंश को डिस्कस किया। इसके साथ साथ गुजरात के बहादुर शाह को भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब क्योंकि आज हम पढ़ेंगे मुगल काल को, तो मुगलों को भी हम डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे कि बाबर आया, चंदेरी का युद्ध हुआ और क्या क्या प्रभाव पड़े, या एक दो फैक्ट्स लिखाकर हम आपको कंप्लीट नहीं करेंगे। उसी तरीके से पढ़ाएंगे कि जिस बच्चे ने भारतीय इतिहास को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और यदि हमारे वीडियो देख रहा है और नोट्स पढ़ रहा है तो उसको कहीं भी किसी प्रकार का डाउट ना हो। तो हम यहाँ मुगलों के बारे में कुछ बेसिक जानेंगे। बेसिक जानने से आशा है जैसे कौन कौन से शासक रहे, ठीक है ना, और क्या क्रम रहा किन के आने का। इसके बाद कुछ बेसिक मुगलों के बारे में, है ना, यानी हम जैसा अभी तक सारी वीडियो को डिस्कस किया है उसी तरीके से हम इसको भी यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम आपको यहाँ एक लिस्ट बनवा दे रहे हैं जिससे आप समझ जाएंगे कौन कौन से जो मुगल हैं वो प्रमुख हैं और कौन कौन से उत्तर मुगल कहलाते हैं। दोनों को भी आपको हम यहाँ बताएंगे। जैसे प्रमुख में आप क्या देखोगे, बाबर देखोगे, बाबर के बाद हुमायूं को देखोगे, हुमायूं के बाद अकबर हुए, जहांगीर हुए, शाहजहां, औरंगजेब, है ना। इसके बाद फिर उत्तर मुगल देखेंगे अपन, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुख शाह, इन सारी की लिस्ट बनवा दे रहे हैं। इसके बाद हम मुगलों को जानेंगे कि इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका अर्थ क्या है, जो मुगल है वो मंगोल प्लस तुर्क कैसे बने ये भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ हम बाबर को जब यहाँ डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में भी कुछ बेसिक देखेंगे, जैसे उसका जन्म कहाँ हुआ। हम कुछ मानचित्र में भी आपको, क्योंकि हम इतिहास हमेशा मानचित्र से ही पढ़ाते हैं, यहाँ आपको डिस्कस करेंगे कि जैसे फरगना बोलेंगे हम, समरकंद बोलेंगे, काबुल बोलेंगे, कंधार बोलेंगे, पानीपत हुआ, ये कुछ जो नाम लेंगे हम बार बार उसको हम मानचित्र में भी आपको बताएंगे। और बाबर के बारे में कुछ बेसिक, भाई जैसे आप डायरेक्ट पढ़ने होगे तो कुछ आपको पता हो मुगलों के बारे में, भले ही आपको 10 फैक्ट पता है, पर जो इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के इतिहास के दृष्टिकोण से वो हम सारा कराएंगे। क्योंकि अभी हम हिस्ट्री किसकी पढ़ा रहे हैं, एमपी की। यदि हम प्रॉपर मुगल पढ़ाने बैठ जाएंगे या बाबर को तो फिर वो आपका सिलेबस नहीं हो पाएगा, और इसके लिए हमारी अलग क्लास आएंगी इतिहास की, तो उनको हम वहाँ डिस्कस करेंगे। क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और बीच बीच में आपको सारी चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। तो पहले तो हम आपको शासक बता दें कौन कौन से शासक हम यहाँ देखेंगे, तो किन किन का मध्य प्रदेश पे आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो पहले हम एक आपको लिस्ट बनवा दे रहे हैं शासकों की। यहां लिख दे रहे हैं हम मुगल शासक है, मुगल शासक, और यहां उत्तर मुगल शासक, लेटर मुगल। यहाँ 11 है और यहाँ प्रमुख है, प्रमुख में औरंगजेब तक यहाँ हम लिखेंगे। तो पहले जो शासक होते हैं बाबर है, सब लोग जानते हैं। यहाँ हम उनका समय भी लिखा देंगे ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज रहे कौन कब आया था। बाबर का जो समय देखने को मिलता है 1526 से देखने को मिलता है, क्योंकि पानीपत का युद्ध आपको पता है 1526 में हुआ था और घाघरा का युद्ध हुआ था 1530 में, यानी यहाँ हम इनको 4 साल के लिए देखते हैं। बाबर के बाद उनका पुत्र हुमायूं आया, ठीक है। ये 1530 से लेके 1555 तक जरूर है, परंतु 40 के बाद से इनका क्या हो गया था, 15 साल के लिए भारत से निष्कासन हो गया था, क्योंकि शेरशाह सूरी ने इनको क्या कर दिया था, भारत से बाहर कर दिया था, हरा दिया था। सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम आगे। इसके बाद हम अकबर को देखेंगे। छप्पन तक रखते हैं इनको हम, 1556 से हम 1605 एडी हो गए। इसके बाद हम जहांगीर हो गए आपके 1605 से आपका 1627 एडी। शाहजहां हो गए 1658 एडी तक। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ किसको, औरंगजेब। औरंगजेब को देखोगे आप 1658 से 707 एडी तक, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट लें इसका।
अब उत्तर मुगल शासकों का क्रम में लिखेंगे, 11 ये हैं, तो इनका पहला लिखेंगे बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह फर्स्ट। इनको हम देखेंगे 1707 से आपका 1712। इसके बाद जहांदार शाह आए, एक साल के लिए रहे यहाँ। सब में ईडी लगा हुआ है ना, आप लगा लेना, बार एक बार लिख दिए, बार बार आप लिख लेना उसको। इसके बाद आपको फर्रुखशियार देखने को मिलेंगे, सत्रह सौ 19 तक रहिए। इसके बाद आपको सैयद बंधु वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, इसी में देखने को मिलेंगे इस वाले पीरियड में। और यहाँ रहेंगे आपके रफ़ी और एक शहजादा द्वितीय। ये सब नाबालिग शहजादा होते हैं, परंतु ज़्यादा देर नहीं रह पाते हैं, किसी न किसी कारणवश से ये मर जाते हैं। शहजादा द्वितीय है ना, और ये सब 1719 में ही दोनों रहे। इसके बाद जो लंबा समय देखने को मिलेगा हमें मोहम्मद शाह का देखने को मिलेगा। ये 1719 से लेकर 1748 एडी तक देखने को रहेंगे। ठीक है। इसके बाद जो आपको रहेंगे शासक, उनका नाम रहेगा आपका शाह बहादुर, शाह बहादुर 1748 से 1754 एडी तक। 7 हो गया, 8। अब रहेंगे आपके शाह आलम द्वितीय, नहीं आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय रहेंगे। उसके बाद शाह आलम द्वितीय, द्वितीय, अठारह सौ 6 तक रहते हैं ये। इसके बाद आपको अकबर द्वितीय भी देखने को मिलेंगे, 37 तक देखने को मिलेंगे आपको। और लास्ट शासक आपके बहादुर शाह द्वितीय, अठारह सौ 57 एडी तक रहे। ठीक है। तो इस तरीके से हम मुगल शासकों की आपको एक लिस्ट बनवा दी। यदि आपने भारतीय इतिहास नहीं पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि हम इन शासकों को देखेंगे और इन शासकों का जो जो मध्य प्रदेश में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो डिस्कस करेंगे। सारों का नहीं मिलेगा, कुछ का मिलेगा, वो हम सब देखेंगे। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लें आप लोग। अब हम मुगल के बारे में कुछ बेसिक जानेंगे। इसको रब करें। मुगल शब्द की जो उत्पत्ति देखी जाए तो लैटिन शब्द से हुई है, या है ना। और मुगल का जो अर्थ होता है वो होता है बहादुर। ठीक है ना। और मुगल जो बना है वो तुर्क प्लस मंगोल से मिलकर बना है। वो सारे चीज़ आपको यहाँ क्लियर करेंगे। और मुगल का जो अर्थ होता है वो होता है बहादुर। कुछ बेसिक होता है किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए, वही हम यहाँ देख रहे हैं। तो पहले तो हम उत्पत्ति देख लें। लैटिन शब्द से हुई है। इसका हम अर्थ देखें मुगल का, उसका अर्थ होता है बहादुर। और जो मुगल है, या इसको ऐसा लिखे इस तरीके से, मुगल जो हैं वो तुर्क प्लस मंगोल है। क्यों है अभी हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, तुर्क प्लस मंगोल क्यों है। ठीक है। अब मुगलों के जो संस्थापक हैं यानी कौन है वो भी लिखें आप। बाबर है, बाबर का पूरा नाम क्या है वो सब हम यहाँ लिखाएंगे। संस्थापक
जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और इनका समय लिखते हैं हम आपको, अभी लिखाया बोर्ड पर 1526 से भारत के दृष्टिकोण से और 1530। ठीक है, अब यही हम आपको बताते हैं कि जो आपके बाबर हैं वो पिता पक्ष से और मातृ पक्ष से, जो हमने आपको तुर्क और मंगोल लिखा है वो आपको यही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ लिखेंगे कि जो बाबर है, तो यहाँ लिख लें हम पिता पक्ष से और माता पक्ष से। पिता पक्ष से देखा जाए तो वो तैमूर का 5वां वंशज है। तैमूर का 5वां वंशज है, यानी 5वीं पीढ़ी का उसी तैमूर वंश से आते हैं। और ये है कौन? तो ये आपके चगताई तुर्क है। ठीक, और माता पक्ष से देखा जाए तो चंगेज खां के 14वें वंश से। ठीक है, और ये कौन थे? चंगेज खां मंगोल थे। तो हम कह सकते हैं कि जो मुगल थे वो तुर्क प्लस मंगोल थे। ठीक है ना, इसका लिखने का आशा ये था आपको। इसका भी स्क्रीनशॉट लें। अब जो मुगल थे अपने आप को ज़्यादा जो कहलवाना पसंद करते थे वो अपने आप को तुर्क कहलाना पसंद करते थे या तैमूर के वंशज कहलाना पसंद करते थे। वजह क्या है कि 1398 में यानी 398 में उन्होंने दिल्ली पर क्या किया था? दिल्ली पर नियंत्रण किया था। आपको याद हो उस समय दिल्ली पर कौन सा? तुगलक वंश थे। तुगलक वंश के अंतिम शासक जब थे तभी हमला हुआ इसका, तैमूर का। और आपके जो शासक थे आपके तुगलक वंश के, वो कहाँ शरण लेने आते हैं? वो शरण लेने आते हैं दिलावर खां के यहाँ। दिलावर खां कौन? मालवा का सूबेदार, जो भी तुगलक वंश का ही सूबेदार था, वहाँ रहता है। और 1401 के बाद ही वो तुगलक वंश के जो शासक होते हैं वो वापस जाते हैं। तो जब राजा ही शरण ले रहा है सूबेदार के यहाँ, तो दिलावर खां का पुत्र जो होता है अनब खां, वो कहता है कि अपन अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर देते हैं। और आपको याद हो मालवा में गौरी वंश की स्थापना हो जाती है। तो यही 398 की जो हम बात कर रहे हैं, दिल्ली पर किसका हमला हुआ था? दिल्ली पर किस पर हमला? दिल्ली पर हमला हुआ था तैमूर का। तो जो मुगल थे अपने आप को तैमूर कहलाना ज़्यादा पसंद करते थे। ठीक है, वो बात भी आप यहाँ नोट में कहीं लिख लें, यही नोट में लिख लें। ये तो आपने देख लिया कि वो तैमूर के 5वें वंशज हैं और चंगेज खां के देखा जाए तो 14वां वंशज से, मातृ पक्ष से। पर वो ज़्यादा कहलवाना क्या पसंद करते थे अपने आप को? तैमूर। लिख लें आप, मुगल अपने आप को, मुगल अपने आप को तैमूर का वंशज कहलाने, वंशज, तैमूर का वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। क्योंकि 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर नियंत्रण किया था। सारा घटनाक्रम हम आपको पढ़ा चुके हैं, पुराने वीडियो आप देखें। ठीक है, मुगल अपने आप को तैमूर का वंश होने पर गर्व का अनुभव करते थे क्योंकि 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर नियंत्रण किया था। ठीक है, ये आपने जाना। संस्थापक मुगल के कौन है? बाबर हैं। अब बाबर का जन्म कहाँ हुआ था, ये सब चीज़ें हम आप डिस्कस करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लें आप, और यही हम आपको लोकेशन भी बताएंगे मैप में, किस तरीके से बाबर भारत की तरफ मूव किया है ना, सारा कुछ। क्योंकि
थोड़ा सा आपको जब भी आप नोट्स पढ़ें तो आपको ज़रूरत ना पड़े कि आप फिर से इंडियन ज्योग्राफी भारतीय इतिहास की कॉपी उठाएं, फिर वहाँ मुगल काल देखें, फिर बाबर को समझें, क्योंकि आप एक ही नोट्स पढ़ें और आपने नहीं भी पढ़ा है तो अभी आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको डाउट्स ना आए, बार बार आप एक कॉपी पढ़ रहे हैं तो बार बार आप उसको रिवीजन करें। ऐसा नहीं कि आप जहाँ आपको संशय हो रहा है तो बाबर को हम पढ़ ही रहे हैं, बाबर, तो अभी हमने क्या क्या देख लिया बाबर के बारे में, हमने देख लिया है इनका मातृ पक्ष और पिता पक्ष से देख लिया है बाबर को। अब इनका हम क्या देखेंगे, जन्म, जन्म कहाँ हुआ है, तो जन्म की तारीख है 14 फरवरी, जो कि डेट आपको याद रहेगी हमेशा, 1483। कहाँ हुआ, फरगाना, फरगाना, फरगाना कहाँ पड़ता है, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान कहाँ है, अभी हम सारा सब बता रहे हैं। यदि आपने मानचित्र थोड़ा सा भी देखा हो तो अफगानिस्तान की जो मध्य एशिया के देशों से सीमा लगती है तो सबसे कम सीमा जो है वो उज्बेकिस्तान से ही लगती है, तुर्कमेनिस्तान से भी लगती है, तजाकिस्तान से भी लगती है, यानी मध्य एशिया के 3 देशों से लगती है। तो जो उज्बेकिस्तान है इससे सीमा सबसे कम साझा करता है अफगानिस्तान। आप मानचित्र में थोड़ा सा इन चीज़ों को जरूर देखते रहा करो, ठीक है। और बाबर के बारे में एक चीज़ लिखाई, जो कि मुगल वंश के क्या है, ये संस्थापक है। ठीक है, अब हम एक थोड़ा सा आपको मानचित्र में बाबर की स्थिति बता दें कि बाबर किस तरीके से भारत की तरफ प्रवेश किया था। ये थोड़ी सी सीमा जो लग रही है आपकी अफगानिस्तान से, ठीक है, ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान ये आपका काबुल हुआ। कुछ लोकेशन हम यहाँ रफली बता रहे हैं आपको, थोड़ा आपको चीज़ें पता रहे। ये काबुल है, ठीक है, और यहाँ जो सीमा आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा मानचित्र में देखने का प्रयास करें तो यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, फरगाना। थोड़ा सा रफ कर रहे हैं ऊपर, है ना चीज़ें, ताकि हम यहाँ थोड़ा सा सही से डायग्राम को बता पाए। यहाँ आपको देखने को मिलेगा फरगाना, और उज्बेकिस्तान में ही थोड़ा और आगे बढ़ेंगे आपको तो समरकंद देखने को मिलेगा, क्योंकि इस तरीके से आप यदि मैप को देखें तो इस तरीके से सीमा साझा करती है। और यहाँ अफगानिस्तान के यहाँ तुर्कमेनिस्तान है, यहाँ तजाकिस्तान है, और ये आपका उज्बेकिस्तान हुआ। तो ये काबुल है, यहाँ हम कंधार की लोकेशन बता रहे हैं आपको। बाकी आप इसको मानचित्र में और अच्छे तरीके से देखें, वहाँ आपको ज़्यादा सही तरीके से क्लियर होगा। ये पेशावर हुआ, यहाँ आपका क्या है, दिल्ली है, और यहाँ आपको आगरा देखने को मिलेगा। और आगरा से हम पश्चिम की तरफ 60 किलोमीटर दूर बढ़ेंगे तो यही हुआ था खानवा का युद्ध, राजस्थान में पड़ता है हम खानवा का युद्ध। ये पेन बदल लें, थोड़ा आपको युद्ध अलग दिखे आपको। और यहाँ हुआ था पानीपत का युद्ध, हरियाणा में, पानीपत। और यहाँ हुआ था आपका पहला युद्ध 26 अप्रैल, ये सारी डेट आप याद रखेंगे, 1526 ईडी। और उसके बाद जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका खानवा का, यानी 1527 में। ठीक है, इसकी डेट हम आपको लिखा दे रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा
डेट्स के बारे में भी पता रहे। ठीक है, 21 अप्रैल है और खानवा का युद्ध हुआ था वो 17 मार्च को हुआ था आपका। ठीक है, और इसके बाद जो आपको मध्य प्रदेश की लोकेशन देखना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही चंदेरी का युद्ध है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट से आशा है, क्योंकि आप किसका इतिहास पढ़ रहे हैं, आप मध्य प्रदेश का इतिहास देख रहे हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा तो मध्य प्रदेश के बारे में ही पता हो। तो चंदेरी की लोकेशन यहाँ है, आपको अशोकनगर में पड़ता है चंदेरी, तो ये हुआ आपका चंदेरी। चंदेरी का जो युद्ध होता है उसकी डेट याद रखेंगे आप, 29 जनवरी 1528। और इसके बाद यहाँ आपको घाघरा का देखने को मिलेगा, घाघरा का युद्ध। ठीक है, तो ये हमने आपको एक लोकेशन आपको बताने का प्रयास किया है। और घाघरा का युद्ध की डेट देखना चाहें तो 5 अप्रैल 1529, 5 अप्रैल 1529। ठीक है, एडी में, और ये जनवरी में है 1528। खानवा का युद्ध कहाँ है, 27 में, और पानीपत का ये रहा। ठीक है, अब बाबर का जन्म कहाँ होता है, फरगाना में, ये होगा इनका जन्म हो रहा है यहाँ। ठीक है, और 1504 में वो काबुल जीतता है, 1507 में कंधार विजय करता है बाबर, और फिर भेरा का युद्ध भी होगा। उसके बाद भारत में आएगा तो वो पानीपत, 4 युद्ध लड़ेगा, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। यदि यहाँ क्रम देखा जाए तो पहला पानीपत का, दूसरा खानवा का, तीसरा चंदेरी का, और चौथा आपका घाघरा का युद्ध देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में चंदेरी यहाँ मेंदिनी राय शासक है, और बाबर पहली बार यदि मुगल का यदि मध्य प्रदेश में प्रवेश देखने को मिलता है तो बाबर के समय हमें देखने को मिलता है कहाँ, चंदेरी में। चंदेरी में शासक मेंदिनी राय है, मेंदिनी राय युद्ध हारता है, युद्ध हारने के बाद उसकी दोनों पुत्री जो होती है बाबर अपने दोनों लड़कों से करा देता है, यानी हुमायूं और कमरान से। ठीक है, तो ये हम यहाँ बताएंगे। ठीक, चलिए, ये आपको हमने समरकंद बता दिया आपको हमने, और ये फरगाना बता दिया। समरकंद में यहाँ उज्बेकों का कब्जा हो जाता है, और देखा जाए तो आप 1497 में 97 में फरगाना और समरकंद उज्बेक सरदार शैबानी खान यहाँ नियंत्रण कर लेता है। ठीक है ना, यानी यहाँ कब्जा शैबानी खान कर ले रहा है 1400 कितना 97 में एडी में। कौन कौन हमला करता है, उज्बेक सरदार होता है शैबानी खान। शैबानी खान जो होता है वो इस दोनों क्षेत्रों पर कब्जा कर लेता है, तो बाबर यहाँ से भागता है और फिर काबुल जीतता है 1504 में, और 1507 में कंधार जीतता है। ठीक है ना, और एक भेरा का युद्ध होता है जिसमें भेरा का नहीं होता, हाँ भेरा का किला जीता था, बाजौरा का युद्ध होता है वो एक्चुअली 1519 में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध होता है। ठीक है, तो ये हमने आपको कुछ बताया है। अच्छा, ये तुर्कमेनिस्तान है, जो उज्बेकिस्तान है, जो तजाकिस्तान अलग ही है, यहाँ आपका ईरान इराक लगा हुआ है। तो बाबर का ये रूट देखें, आपके जन्म यहाँ हो रहा है, यही फरगाना रियासत के उसके पिता थे, और क्योंकि उज्बेक सरदार उसने उसका क्षेत्र छीन लिया था। ठीक है, और क्योंकि आप देखें तो मध्य एशिया में शक्तिशाली हो गए उज्बेक, और ईरान में हो गए सफावी वंश, और इराक में हो गए उस्मानी वंश। तो ये कुछ वजह थी जो वो भारत की तरफ क्या हो रहा था, मूव हो रहा था। और जबकि शैबानी खान से उसका युद्ध होता है 1501 और 2 में सर पुल का युद्ध, जिसमें बाबर हार जाता है। ठीक है, फिर वही 1504 में काबुल और कंधार वगैरह जीतते हुए वो भारत की तरफ प्रवेश करता है। ये पानीपत की लोकेशन हमने आपको बता दी, खानवा की युद्ध की, ये राणा सांगा से होगा उसका युद्ध, ये इब्राहिम लोदी से होगा, ये मेंदिनी राय से होना है। ठीक है ना, तो ये वहाँ के शासकों के बारे में बता दी। हमारा क्या पढ़ने का था, मध्य प्रदेश ध्यान रखना है। तो ये मध्य प्रदेश में मुगल पहली बार कब प्रवेश करने वाले हैं, वो करने वाले हैं चंदेरी के युद्ध में। ठीक है, चलिए
ये तो हमने बाबर के बारे में कुछ उस समय के डायग्राम आपको बता दिए। अब हम यहाँ उपाधियाँ देखेंगे कि बाबर के पास कौन कौन सी उपाधियाँ थी। चाहो तो इसको हम अब रफ कर रहे हैं। आपको ये लोकेशन दिखाने का आशा ये था कि थोड़ा सा आपको पता चले क्या लोकेशन चल रही है, कहाँ फरगाना है, कहाँ समरकंद है, कहाँ काबुल है, कंधार है, पानीपत कहाँ है, खानवा की लोकेशन कहाँ है, घाघरा की लोकेशन क्या है, चंदेरी का, थोड़ा थोड़ा आपको मैप में चीज़ें आपको पता चली। अब हम बाबर की कुछ उपाधियाँ देख ले रहे हैं और मध्य प्रदेश से जो बाबर का संबंध है, एक संबंध तो हमने बता ही दिया चंदेरी का युद्ध का, वो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ लिखाने वाले हैं। तो पहली जो उनकी पैतृक उपाधि होती है वो होती है मिर्जा। ये उनकी पैतृक उपाधि है, लिखना चाहो तो लिख लें, पैतृक है ये उनकी पैतृक उपाधि है। और बादशाह या बादशाह जो है इनकी उपाधि एक। और इसके बाद कलंदर की उपाधि धारण करता है। जब पानीपत का युद्ध जीत जाता है तो काबुल के नागरिकों को क्या करता है, वो सिक्के बांटता है, इस वजह से उसकी उपाधि कलंदर हो जाती है। और एक गाजी की उपाधि खानवा के युद्ध में रखता है वो। इसमें शराब ना पीने का वादा करता है, शराब के बर्तन तोड़ता है ना, सब चीज़ें हम अब, क्योंकि हाँ हम बाबर को उतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखते हुए चल रहा है, ठीक है ना। अब हम यहाँ बाबर के पुत्रों को भी लिखा दे रहे हैं आपको, क्योंकि 4 पुत्र थे इसके प्लस 1 पुत्री थी। 4 पुत्रों के नाम लिख लें आप, क्योंकि मेदिनी राय की पुत्रियों से 2 पुत्रों के विवाह होंगे तो वो आपको नाम जरूरी होंगे। हुमायूं, कामरान, हुमायूं, कामरान और अस्करी और हिंदाल, अस्करी और हिंदाल, ठीक है। ये 4 पुत्र हो गए। पुत्री का नाम है गुलबदन बेगम, इसी ने हुमायूं नामा भी लिखा था, गुलबदन बेगम। और यहाँ लिख ले, इसने जो किताब लिखी थी वो लिखी थी उसने हुमायूं नामा लिखा था। तो ये कुछ हमने बेसिक आपको बाबर के संबंध में बताए। और कुछ और आपको हम मुजमानी बता दे रहे हैं कि बाबर की जो युद्ध शिक्षा देखी जाए तो उसने उज्बेकों से तुलगुमा युद्ध प्रणाली सीखी, ईरानियों से उसने बंदूक चलाना सीखा, तुर्कों से उसने घुड़सवारी सीखा, और मंगोल प्लस अफगानियों से क्या सीखा उसने, युद्ध रचना। यानी युद्ध रचना का मतलब युद्ध की व्यू रचना कैसे की जाती है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें बाबर के संबंध में हमने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है कि मुगल कौन थे, बाबर का जन्म कहाँ हुआ, किस तरीके से बाबर प्रवेश किया। हमने आपको डायग्राम में बताने का प्रयास किया कि पानीपत लड़ता है, घाघरा लड़ता पानीपत लड़ता है, फिर खानवा का, फिर चंदेरी का, और अंतिम में तो वो कौन सा देखते हैं अपन को, घाघरा के देखते हैं। तो क्योंकि आज हमें मध्य प्रदेश देखना था इसलिए चंदेरी की लोकेशन देखना जरूरी थी। क्यों चंदेरी पे हमला करता है ये भी अभी हम आपको बताएंगे। चलिए अब जो मध्य प्रदेश से संबंधित फैक्ट्स हैं अब हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला फैक्ट लिखेंगे आप, मुगलों की सत्ता मध्य प्रदेश में सबसे पहले, मुगलों की सत्ता मध्य प्रदेश में सबसे पहले चंदेरी पर, सबसे पहले चंदेरी पर बाबर के समय स्थापित हुई या बाबर के काल में स्थापित हुई। यहां लिखेंगे क्यों हुई, क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ, क्योंकि यहां बता दें आपको भाई खानवा का युद्ध होता है 1527 में। इस युद्ध में
जो आपका मेदिनी राय होता है राणा सांगा के साथ युद्ध लड़ता है। इस वजह से 1 वर्ष के बाद बाबर हमला करता है चंदेरी पर। अच्छा, राणा सांगा ही वो व्यक्ति है जिन्होंने बाबर को आमंत्रण किया था भारत में, है ना। दौलत खान लोधी हुए आपके, ये सब इन्होंने क्या किया था, आमंत्रण किया था कि आप भारत आइए और लोधियों की सत्ता खत्म कीजिए, और ये भी वादा किया था कि हम आपका साथ देंगे। यानी बाबर का साथ देने का वादा किसने किया था, राणा सांगा ने किया था, परंतु उसने वादा मतलब युद्ध में साथ नहीं दिया था। इस वजह से बाबर पहली बार तो युद्ध जीतता है पानीपत का। इसके बाद वो सबसे दूसरा हमला क्या करता है, इसके बाद वो करता है खानवा पर, ठीक है ना, क्योंकि राणा सांगा को उसको हराना था। अब इसी प्रकार मेदिनी राय ने भी खानवा के युद्ध में किसका साथ दिया, उन्होंने दिया राणा सांगा का। तो अगले साल किस पर हमला होगा, मेदिनी राय पर। ये आपको ध्यान रखना है। लिखेंगे यहाँ खानवा कि क्यों हुआ, हम क्या लिखा रहे हैं भाई, क्यों किया उसने हमला, मध्य प्रदेश क्यों आया, क्यों हुआ। तो अब लिखेंगे क्यों में, खानवा के युद्ध में खानवा के युद्ध में कब होता है युद्ध, 1527 में। मेदिनी राय ने बाबर के खिलाफ जाकर, मेदिनी राय ने बाबर के खिलाफ जाकर राणा सांगा का साथ दिया था, ठीक। इस वजह से ये क्या हुआ, एक और लिख ले आप यही कड़ी में। इसलिए 1 साल बाद राणा सांगा ने भी तो वही किया था, पानीपत में वादा किया था कि साथ देंगे, पर नहीं दिया, बुलाया भी आप नहीं था, तो उस पर राणा सांगा पे हमला होता है। और यहाँ मेदिनी राय ने भी साथ दिया राणा सांगा, तो अगले साल क्या होगा, मेदिनी राय पर भी हमला होगा। तो इसलिए 1 साल बाद बाबर ने मेदिनी राय पर आक्रमण किया। और परिणाम क्या हुआ, यहां परिणाम लिख लें। अच्छा, मेदिनी राय पर युद्ध किया, ये परिणाम ना लिखे, पॉइंट और लिख लें, फिर परिणाम लिखाते हैं। लिखेंगे बाबर ने 29 जनवरी, डेट याद रख ले क्योंकि ये डेट काय की है, चंदेरी के युद्ध की है, में चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को क्या कर दिया, मेदिनी राय को हराकर उसकी पुत्रियों का विवाह हुमायूं और कामरान, जो उसके पुत्र हैं 2, हुमायूं और कामरान से, पुत्रियों का विवाह हुमायूं और कामरान से करा दिया, ठीक है। इस तरीके से देखा जाए तो मुगलों का मध्य प्रदेश पर पहली बार हस्तक्षेप कब देखने को मिलता है हमें, 29 जनवरी 1528 में चंदेरी के युद्ध में, ठीक है। और एक और नोट लिख लें, और इस वीडियो के बाद आप नोट्स बनाएं और ये सारे नोट्स अच्छे से लिख लें, आप एक बार उसको पढ़ें ताकि आपको कोई डाउट ना हो पढ़ते समय। भाई आपको ये क्लियर हो गया कौन कौन से मुगल शासक हैं, हमने लिस्ट बनवा दी, मुगल कौन है ये भी बता दिया, संस्थापक कौन है ये भी क्लियर किया, और बाबर के बारे में ये भी बताया कि वो पिता पक्ष से और माता पक्ष से कौन है ना, और उसकी मानचित्र में हमने आपको लोकेशन बताने का प्रयास किया। एक नोट लिख लें और हम आज की क्लास को कंप्लीट कर देंगे। चंदेरी के युद्ध में
चंदेरी के युद्ध में कब हुआ? 1528 में। ये कई बार प्रश्न बन सकता है। शेरशाह सूरी, क्योंकि इसके बाद जो अगली क्लास होगी आपकी वो उसमें हुमायूं आएंगे और शेरशाह सूरी को पढ़ेंगे। तो शेरशाह सूरी कौन है? अफगान है। और क्योंकि अभी तक आपने देखा कि लोधी अफगान थे, यानी प्रथम दिल्ली पर अफगानों का राज हुआ, अभी फिर होगा द्वितीय अफगान राज, जिसमें कौन होगा? शेरशाह सूरी। तो लिखेंगे शेरशाह सूरी, यही शेरशाह सूरी है जो हुमायूं को भारत से बाहर करता है। शेरशाह सूरी, इसका नाम होता है फरीद बचपन का। शेरशाह सूरी फरीद ने इस युद्ध में बाबर की तरफ से लड़ा था। इस युद्ध में बाबर की तरफ से लड़ा था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। और इस युद्ध में आप लिखेंगे, तो इस युद्ध में महिलाओं ने जौहर किया था। इस युद्ध में महिलाओं ने जौहर, जानते ही हो अग्निकुंड में महिलाएं कूद जाती थी, महिलाओं ने जौहर किया। ठीक है, और एक पॉइंट लिखना चाहो तो लिख लें, तो सुन ले। इस युद्ध में बाबर ने लाशों की मीनार बनाने का आदेश दिया था। ठीक है, चाहो तो लिख लें, बाकी जरूरत नहीं। मतलब बाबर ने कहा था कि लाशों की मीनार बनाई जाए। तो आपने देखा कि हमने मुगल काल चालू किया है मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से। तो यहाँ देखा जाए तो हमें आपको केवल क्या लिखाना चाहिए था? यही लिखाना चाहिए था कि आपका कब हुआ? 29 जनवरी 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है और मुगलों का मध्य प्रदेश से पहली बार हस्तक्षेप होता है और मेंदिनी राय यहाँ का राजा होता है। वो हारता है। हारने के बाद उसकी 2 पुत्रियों का विवाह किससे होता है? आपके बाबर के पुत्रों से होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना चाहे तो ये देते कि शेरशाह सूरी बाबर की तरफ लड़ा था। पर हम डायरेक्ट आपको ये 3 पॉइंट लिखाते या जैसा पढ़ाया जाता है तो आपको समझ में नहीं आता मध्य प्रदेश के हालात क्या थे। आपको जानना होगा कि साहब जो दिल्ली में लोधियों का अधिपत्य था, या दिल्ली सल्तनत के जो अंतिम वंश देखने को मिला लोधी, जिसमें इब्राहिम लोधी थे, तो लोधियों को हराया किसने? बाबर ने। बाबर कहाँ का है? फरगना का है। फरगना कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान में। हमने आपको मानचित्र में स्पष्ट किया है ना। और आपको ये भी बताया कि हाँ उज्बेकों का हमला होता है और 1497 में शैबानी खान आपका समरकंद और फरगना पर अधिकार कर लेता है। बाबर कहाँ भागता है? बाबर भगेगा अब भारत की तरफ, क्योंकि ईरान शक्तिशाली है, वहाँ ईरान में भी शक्तिशाली वंश चल रहा है, तो वहाँ इराक सब अच्छा है। तो अब कहाँ मूव करेगा? भारत की तरफ। तो वो काबुल जीतता है 1504, कंधार 1507, है ना। फिर वो आपका बाजौरा को लड़ता है 1519। इसके बाद वो भारत की तरफ प्रवेश कर रहेगा तो 1526 में पानीपत का लड़ेगा, दिल्ली के पहले हरियाणा में। इसके बाद क्योंकि बुलाया किसने था? राणा सांगा ने, दौलत खान लोधी ने उसको निमंत्रण दिया था कि भारत में आप आइए। अब क्योंकि राणा सांगा ने साथ नहीं दिया बाबर का, तो बाबर अगला हमला कहाँ करेगा? राजस्थान मेवाड़ पर। तो वो आगरा से 60 किलोमीटर दूर पश्चिम की तरफ पड़ता है। राजस्थान लोकेशन समझ लें आप। और हमला कहाँ होना है? खानवा का युद्ध होगा। खानवा का में कौन लड़ेगा? राणा सांगा लड़ेगा। अब राणा सांगा का साथ किसने दिया? मेंदिनी राय ने। मेंदिनी राय कौन है? चंदेरी का शासक। तो अगला हमला कहाँ होगा? चंदेरी पर होगा। और इसके बाद फिर कहाँ होना है? घाघरा में। ठीक है, तो ये आपको जानना चाहिए। और फिर ये भी देखा आपने यहाँ के बाबर जो है ना, कौन कौन सी उपाधि हैं, कितने पुत्र हैं और पुत्री कौन है। और इसके साथ साथ हमने ये भी बताया कि मुगल अपने आप को तैमूर के वंशज कहलाना ज़्यादा पसंद करते थे। वजह क्या है? क्योंकि उन्होंने 1398 में दिल्ली पर अधिकार किया था। ठीक है, और वो सारा घटनाक्रम हम बता चुके हैं कि दिल्ली में जब तुगलक वंश कमजोर हुआ या तुगलक वंश के अंतिम शासक अपनी जान बचाकर भागते हैं मालवा के शासक के पास, तो वहाँ दिलावर खां रहते उन्हीं के सूबेदार हैं। पर जब राजा ही शरण मांग रहा है मालवा में, तो उसके पुत्र अनप खां कहता है कि अपना अलग राजवंश बनाएं, और दिलावर खां लोधी मालवा में गौरी वंश की स्थापना ठोक देता है। इसके बाद फिर मालवा में खिलजी वंश आता है। गुजरात के बहादुर शाह मालवा पर हमला अधिकार कर लेते हैं। सारा पढ़ाया हुआ है। अब आप देखेंगे इसके बाद कौन आना है? हुमायूं आएंगे। तो हुमायूं भी अब मध्य प्रदेश में हमला करेंगे मालवा में। तो मालवा में किसका अधिकार है इस समय? गुजरात के बहादुर शाह का। मंदसौर का युद्ध होगा जिसमें बहादुर शाह युद्ध हारेंगे और हुमायूं अपना प्रतिनिधि बैठा देगा मुल्लू खां को। ठीक है, जिसको कादर शाह नाम से शायद वो गद्दी बैठता है। अब क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि हुमायूं और शेरशाह सूरी परस्पर लड़ाई होगी, तो शेरशाह सूरी जब हुमायूं को बाहर कर देगा भारत से, तो शेरशाह सूरी फिर हमला करेगा मालवा पर। तो वो रायसेन का किला जीतता है पूरनमल से विश्वासघात कर, है ना। आगरा से बुरहानपुर के लिए रोड बनवाएगा और कलिंजर का किला जीतेगा, जिसमें उसकी मौत हो जाएगी।
उक्का नामक अग्निशस्त्र, क्योंकि कालिंजर मध्य प्रदेश में नहीं आता, पर भी बुंदेलखंड रीजन में तो आता ही है कालिंजर, और चंदेलों की राजधानी भी रही है ना। इसके बाद फिर आपके अकबर आएंगे। तो हिस्ट्री भले आपको एमपी की हिस्ट्री पढ़ना है, पर पढ़ने का तरीका क्या है, आप चीज़ों को लिंक करके पढ़े। हमने लिस्ट क्यों बनवाई, आप चाहते तो उसको देख लेते हैं अपनी हिस्ट्री कॉपी में, पर आपको अभी पढ़ रहे हैं आप एमपी की हिस्ट्री, आपको डाउट आ रहा है कि साहब जहांगीर पहले था कि शाहजहां पहले था, आप यही कॉपी में लाते रहे, तो आपको अपने नोट्स पढ़ना है, वो चीज़ें डायरेक्ट याद करना है। आपको डाउट्स आएगा फरगना कहाँ है, हमने आपको चित्र बताया कि अफगानिस्तान की जो सबसे कम सीमा लगती है मध्य एशिया के देशों में, वो उज्बेकिस्तान से लगती है। फिर आपको वही बताया कि तुर्कमेनिस्तान से भी सीमा लगती है और तजाकिस्तान से भी सीमा लगती है, यानी मध्य एशिया के 3 देशों की सीमा किससे लगती है, अफगानिस्तान से लगती है। हमने आपको काबुल की लोकेशन बताई, हमने फरगना की बताई, समरकंद की बताई, और इसके बाद दिखाया कि कहाँ कहाँ मुगलों का अधिपत्य है। तो इस तरीके से आप नोट्स बनाएंगे, पढ़ेंगे, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब हमने मुगल आज प्रारंभ कर दिया है, आगे जितने भी शासक मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होंगे वह डिस्कस किए जाएंगे। आज के लिए धन्यवाद।